हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा लेकर आई हूं आज आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तिका स्पर्श से पाठ 3 बिहारी जी द्वारा रचित दोहे के बहुविकल्पीय प्रश्न। जी हाँ, एमसीक्यूज के साथ आज मैं आपके लिए उपस्थित हुई हूँ यहाँ पर। प्रीवियस वीडियो आपने देखे होंगे, बिल्कुल दोनों वीडियोस देखे होंगे। पहले में आपने पढ़े होंगे बिहारी जी के दोहे, जिसमें दोहे सुने होंगे, किस तरह से दोहों को पढ़ा जाता है। फिर आपने देखी होगी व्याख्या। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आया था उसमें आपने देखा होगा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। बिल्कुल इसी चैप्टर के प्रश्न अभ्यास भी हमने किए। आज उसी चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ मैं हाजिर हूँ। यस, आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छे से फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख लिया होगा। क्यों कह रही हूँ? ताकि आज आप बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तरों का चयन कर सकें और सही से उत्तरों का निर्माण करके यहाँ पर राइट टिक कर सकें। क्या करेंगे ना? चलिए चलते हैं कि पहला प्रश्न क्या है, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, और ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो 4 ऑप्शंस रहते हैं उनमें से 2 तो नहीं होते हैं, लेकिन जो 2 होते हैं वो बहुत ही नियरेस्ट होते हैं। उन दोनों में हमें तो कंफ्यूजन होता है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो बुद्धिमत्ता के साथ यहाँ पर आइए मेरे साथ, श्री कृष्ण को नमन करते हुए हम चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के पास। पहला प्रश्न, तपती दोपहरी ने संसार को क्या बना दिया है? तपती दोपहरी ने संसार को क्या बना दिया है? सुंदर? नहीं। घना सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर? नहीं। बहुत सुंदर? नो। तपोवन? तपोवन? यस, आई थिंक बिल्कुल सही। चलते हैं, चेक करते हैं। बहुत सही, वेरी नाइस। चलें आगे। गोपियां किस प्रकार से श्री कृष्ण को रिझाती हैं? गोपियां किस तरह का प्रयास करती हैं कि कृष्ण उनके हो जाएं या उनके निकट रहें? उनके वस्त्र छुपाकर, उनका मुकुट छुपाकर, उनकी बांसुरी छुपाकर, या कोई नहीं? क्या छुपाया था उन्होंने? याद कीजिए, मुरली या बांसुरी। बिल्कुल, वेरी नाइस, वेल डन। तीसरा, संदेश ना भेज पाने वाली नायिका कैसी है? जो संदेश नहीं भेज पा रही थी ना अपने नायक को, वह कैसी थी? लज्जा वाली, विरह और लोक लाज से भरपूर, शर्मीली और सुंदर? सब लग रहे हैं। एक बताना पड़ेगा। लज्जा वाली थी। विरह और लोक लाज से भरपूर थी। विरह मतलब बिछड़ी हुई थी अपने प्रेमी से, और लोक लाज भी थी, मान मर्यादा भी थी। ठीक है, ये भी लग रहा है, मतलब यही लग रहा है। देखते हैं। बहुत सही, चलते हैं आगे। श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है? प्रथम दोहा याद कीजिए। पर्वत से, नीलमणि पर्वत से, जगत से, या सभी से? कौन से पर्वत पर क्या पड़ती थी और कैसे लगते थे श्री कृष्ण? नीलमणि पर्वत। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आगे आ गए हैं हम। बिहारी के अनुसार ईश्वर कैसे प्राप्त हो सकते हैं? बाहरी आडंबरों को त्याग कर मन की शुद्धता से। ईश्वर कैसे प्राप्त हो सकते हैं? बाहरी आडंबर मीन्स क्या होता है? दिखावा को त्याग कर मन की शुद्धता से, बाहरी आडंबरों के करने से, या ईश्वर की भी पाखंड देखते हैं, या नीले रंग की मणि यदि होगी तो ईश्वर आ जाएंगे? कैसे प्राप्त होंगे? बाहरी आडंबरों को त्याग कर मन की शुद्धता से। यस। श्री कृष्ण ने कैसे वस्त्र पहने हुए हैं? कैसे वस्त्र पहने थे? श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहने हुए हैं, श्री कृष्ण सफेद वस्त्र पहने हुए हैं। ओके, श्री कृष्ण नीले वस्त्र पहने हैं या काले वस्त्र? कैसे? पीतांबर, पीले। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, सोहत का क्या अर्थ है? अच्छा लगना, सुहाना लगना, मन को लुभाना, या कोई नहीं? सोहत, सोहत, अच्छा लगना, सुहाना लगना, मन को लुभाना, या कोई नहीं? अच्छा लगना भी लग रहा है, सुहाना लगना भी लग रहा है, मन को लुभाना भी लग रहा है, तो होगा क्या? अच्छा लगना। पंक्ति में बिहारी ने क्या संदेश दिया है? बाहरी आडंबरों से ईश्वर नहीं मिलते, आडंबरों से ईश्वर मिलते हैं। आडंबरों से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। बाहरी आडंबरों से ईश्वर नहीं मिलते। वेरी नाइस, वंडरफुल।
अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। बड़े ध्यान से देखिएगा, आराम से ऑप्शंस को भी देख लीजिएगा। मानो नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात, इस पंक्ति में बिहारी क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण के सौंदर्य की तुलना नीलमणि पर्वत से कर रहे हैं, या फिर श्री कृष्ण को जग से सुंदर बता रहे हैं, या फिर श्री कृष्ण को सुंदर कह रहे हैं, या फिर श्री कृष्ण की तुलना कर रहे हैं? क्या कहा था? मनो नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। ओके, पहला श्री कृष्ण के सौंदर्य की तुलना नीलमणि पर्वत से की है। वेरी नाइस, लेट मी चेक, वेरी गुड। अगला प्रश्न, गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा लेती थी? उनसे बात करने के लिए, उनको रिझाने के लिए, या उनको खिजाने के लिए, तंग करने के लिए, या चतुराई दिखाने के लिए, या अपनी स्मार्टनेस दिखाने के लिए, चतुराई दिखाने के लिए? क्या चाहती थी? इसलिए उन्होंने कृष्ण की बांसुरी छुपा ली थी, कृष्ण से बात करना चाहती थी। यस, वेरी नाइस। चलो देख लेते हैं। वेल डन। ओके, समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी है। ओके, बिहारी की नायिका नायक से क्या कहती है? बिहारी जी ने जिस नायिका का वर्णन किया है वो अपने नायक से, नायिका मीन्स हीरोइन, नायक मीन्स हीरो, तो नायिका अपने हीरो से अर्थात नायक से क्या कहती है? उससे बात करना है, उसके हृदय की बात स्वयं जानने को कहती है। वह उससे बात करना चाहती है, उसके हृदय की बात जानने को कहती है। बताइए क्या लग रहा है? उसके हृदय की बात स्वयं जानने को कहती है। खा, यस, वेरी गुड, मान गए बच्चे आप लोगों। बहुत अच्छे से वीडियोस देखे आपने, ऐसा ही देखना है। अगला, बिहारी मुख्य रूप से किस तरह के दोहों के लिए जाने जाते हैं? अब बताइए, कवि बिहारी जी मुख्य रूप से किस तरह की दोहे की रचनाएं करते हैं? ध्यान से देखिएगा। छंद, श्रृंगार परक, और मैं अब अर्थ नहीं बताऊंगी किसी भी ऑप्शन का, अनुप्रास या कोई नहीं, अलंकार युक्त छंद रस या फिर श्रृंगार परक, बिहारी जी। और श्रृंगार का अर्थ होता है प्रेम, इतना बता देती हूं। तो किस तरह के दोहों की रचना करते हैं वो? प्रेम परक या प्रेम से रहित, नॉट रहित नहीं, सहित, ठीक है, प्रेम के साथ। चलो देख लेते हैं। बहुत बढ़िया। बिहारी जी के जो भी दोहे आप पढ़ेंगे, जो बिहारी सतसई की बात बताऊं ना मैं, तो बिहारी सतसई एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें लगभग 700 दोहे हैं, और हर एक दोहे को जब हम देखेंगे तो उसमें प्रेम ही मिलेगा। बिल्कुल, श्रृंगार मीन्स प्रेम। बिहारी की भाषा कौन सी है? बताइए जल्दी। मानक ब्रज भाषा, पूर्वांचली, बिहारी और मानक भाषा, क्योंकि बिहारी जी स्वयं नाम उनका बिहारी है, तो भाषा बिहारी या फिर मानक ब्रज भाषा? बताइए क्या लगता है आपको? यस, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि बिहारी हैं तो भाषा भी बिहारी होगी, नहीं, उनकी भाषा कौन सी थी? मानक ब्रज भाषा। वेरी गुड। बिहारी की रचना का क्या नाम है? जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि कौन सी रचना में कितने दोहे हैं। बिहारी सतसई, बिहारी नवनाई, बिहारी चटजई या बिहारी सई? बिहारी सतसई, देख लेते हैं। यस, इसको याद रखिएगा, ये सिर्फ आपकी कक्षा में ही नहीं है, ये जब कभी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी जहां आती है तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो बिहारी जी की जो रचना है, सबसे बड़ी रचना, वो क्या है? बिहारी सतसई, जिसमें 700, लगभग 700 दोहे हैं, 700, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर जब भी आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। ओके, चलो आगे चलते हैं। बिहारी ने काव्य शिक्षा कहां से पाई? जीवन परिचय में हमने पढ़ा था, आचार्य केशव दास से, आचार्य माणिक शाह से, आचार्य अत्रे से या आचार्य दास से? जल्दी बताइए। पिताजी का नाम था केशव राय, उनके गुरु का नाम था आचार्य केशव दास। तो शिक्षा किससे प्राप्त की उन्होंने? केशव दास से। उनके परमेश्वर, परम पिता कौन थे? केशव, अर्थात श्री कृष्ण। पिता भी केशव, गुरु भी केशव और परम पिता भी केशव, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा। यस। मेरी हरो कलेस में किसकी पीड़ा हरने को कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? कवि।
मेरी हरो कलेश, कलेश या क्लेश, क्लेश मीन्स पीड़ा, दुख, मनुष्य की, पशुओं की, संसार की या अपनी। ध्यान से सोचिए और बताइए क्या कहना चाहते थे कवि। मेरी हरो कलेश, मनुष्य की, पशुओं की, संसार की या अपनी। अपनी पीड़ा, खुद की पीड़ा चेक कर लेते हैं। यस, उन्होंने यहाँ यही प्रार्थना की थी कि मेरी पीड़ा भी हरो। स्वयं की पीड़ा हरने की बात की थी उन्होंने कि हे प्रभु, आप तो मेरे पिता के समान हैं, मैं आपके पुत्र के समान हूँ, क्योंकि मेरे पिता का नाम भी केशव राय है। तो मेरी पीड़ा हर लो या मेरी पीड़ा को कम कर लो। मन कांचे का क्या अर्थ है? कांच जैसा मन, ज्ञानी मन, कच्चा मन या अस्थिर मन। ध्यान से सुनिएगा। मन कांचे, कांच जैसा मन। कांच जैसा मन कैसा, वो अभी आपको समझना होगा। या ज्ञानी मन, या फिर कच्चा मन, या अस्थिर मन। अस्थिर मन मतलब जो कहीं भी चंचलता के साथ भटकता रहता है, जो स्थिर नहीं रहता। कैसे मन को कहा है? मन कांचे। चलो, अस्थिर मन, क्योंकि मन अस्थिर, जिसके मन में स्थिरता का वास नहीं है, वो परमपिता के निकट नहीं है। एकाग्रचित होना होगा, अपने मन को अपने वश में करना होगा। कहते हैं ना कि जिसने अपनी इंद्रियों पर, इंद्रियां समझते हैं ना बेटा, सेंस ऑर्गन्स, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, समझ लो उसने सारे जगत को अपने वश में कर लिया। और जिसने स्वयं को ही वश में नहीं किया, या अपने आप को ही कंट्रोल या नियंत्रण नहीं किया खुद पर, तो वो दुनिया को क्या नियंत्रण कर पाएगा। तो अपने यहाँ पर मन कांचे का अर्थ है अस्थिर मन, जो हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। दोहे में जेठ की दोपहरी से क्या आशय है? सबसे अधिक सर्दी। यही है? नहीं, सबसे अधिक घूमने वाला मौसम, मतलब घूमेंगे यहाँ पर, बहुत अच्छा लगेगा जेठ की गर्मी में घूमने में। या फिर सबसे खुशनुमा मौसम, या फिर सबसे ज्यादा गर्मी वाला मौसम, जेठ की दोपहरी। जेठ मीन्स मई जून, तो सबसे ज्यादा गर्मी का मौसम। ओके, बहुत सही, वेल डन, वेरी गुड बच्चों। आगे चलते हैं। भरे भौन में कौन सा अलंकार है? भरे भौन, उपमा, रूपक, अनुप्रास, तीनों में से कोई नहीं। अलंकारों की बात मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे कही थी, कुछ याद है? याद दिलाऊं? ठीक है, बता देती हूं कि अलंकार किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण समझते ना बेटा, गहने, जेवर। तो जिस तरह से आभूषण या गहने या जेवर पहनने से व्यक्ति के सौंदर्य में वृद्धि होती है या उसकी सुंदरता में बढ़ोतरी होती है, बहुत सुंदर लगता है, ठीक उसी प्रकार से अलंकारों के प्रयोग से काव्यों की सुंदरता में वृद्धि होती है। काव्यों में चमत्कार उत्पन्न होते हैं। परिभाषा बताएं, अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस तरह से आभूषण पहनने वाले की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से अलंकार काव्यों की शोभा बढ़ाते हैं। क्लियर हुआ? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूं, ध्यान से देखिएगा। यदि हम लिखें अलंकार, ठीक है, अब हम देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे अलंकार। ठीक है, हमने लिखा अलंकार, बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। अलंकार के अर्थ तो आपको पता चल गया, क्या है इसका अर्थ? आभूषण। आभूषण मतलब पता है ना बच्चों, आभूषण मतलब होता है गहने। क्लियर? तो अब ये है अलंकार, इसका अर्थ होता है आभूषण। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? देख लीजिए यहां पर। एक होता है शब्द अलंकार, और दूसरा होता है अर्थ अलंकार। ठीक है, कौन कौन से अलंकार होते हैं? एक होता है शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थ अलंकार। ठीक है, सॉरी। चलो अब चलते हैं हम कि यहां पर जो मेन रूप से होते हैं शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं। शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं। दो अलंकार होते हैं, एक शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार।
तो अब हम आ गए हैं पहले अलंकार, जिसके होते हैं 3 भेद, पहला, दूसरा और तीसरा। भरे भौन में कौन सा अलंकार है? अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस तरह से आभूषण पहनने वाले के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार से अलंकार काव्यों की शोभा बढ़ाते हैं। काव्यों की, वाक्यों मत कर देना, वाक्य मीन्स तो गद्य होते हैं, ठीक है। काव्यों में अर्थात कविताओं में अलंकार होते हैं। मुख्य रूप से अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार। अभी हम बात कर रहे हैं शब्द अलंकार की, ठीक है। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जिन काव्यों में शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो या सौंदर्य में वृद्धि हो, उसको शब्द अलंकार। तो पहला जो अलंकार है शब्द अलंकार का, वो है अनुप्रास। यहां आप देखिए, यहां दिख रहा है ना आपको अनुप्रास। भरे भौन में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, अनुप्रास या कोई नहीं। तो अब अनुप्रास क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए। अनुप्रास अलंकार बेटा, जिन काव्यों में वर्ण की आवृत्ति हो, वर्ण मीन्स अक्षर, आवृत्ति मीन्स रिपीटेशन, बार बार आए, ठीक है। एक ही अक्षर यदि पंक्ति में बार बार आता है, वहां होता है अनुप्रास अलंकार। भरे भौन में कौन सा अलंकार है? क्या यहां पर वर्ण की आवृत्ति नजर आ रही है? क्या यहां आपको लगता है कि अक्षर रिपीट हुआ है? यस, मीन्स अनुप्रास अलंकार इसका सही जवाब होगा। देखें, यस, देख लिया आपने कि शब्द अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला होता है अनुप्रास और दूसरा होता है यमक, ठीक है, यमक अलंकार होता है, और तीसरा होता है श्लेष, ठीक है। यमक क्या होता है ये आप समझ गए, अनुप्रास क्या होता है, ठीक है। अनुप्रास मतलब वर्ण की आवृत्ति होती है, तो अनुप्रास वर्णों को मिलाकर क्या बनता है? शब्द। तो यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होगी। आवृत्ति मतलब होता है रिपीटेशन। जब एक ही शब्द की आवृत्ति 1, 2 या 2 से अधिक बार होगी या रिपीट होंगे 2 शब्द, ठीक है, रिपीट। यदि रिपीट होते हैं सेम शब्द तो वहां पर होता है यमक अलंकार। जिन काव्यों में शब्दों की आवृत्ति हो, सिर्फ शब्दों की आवृत्ति ही ना हो, और जितनी भी बार वो शब्द रिपीट होगा उसके अर्थ उतने अलग होंगे। जैसे, ध्यान से सुन लीजिए, यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होगी और जितनी भी बार शब्दों की आवृत्ति मतलब एक ही शब्द की आवृत्ति होगी। आवृत्ति मतलब बार बार एक ही शब्द आएगा और जितनी भी बार वो शब्द आएगा ना, उसके उतने ही अर्थ होंगे, मतलब उतनी बार उसके अलग अलग अर्थ होंगे। ये है यमक अलंकार, ठीक है। अब उदाहरण मैं बता देती हूं, जैसे काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, कौन सा शब्द आया है? बार बार 2 बार शब्द आया है घटा, काली घटा, ठीक है। तो काली घटा यहां पर किसके लिए कहा है? काले काले बादलों के लिए। जब वर्षा आती है या बारिश का महीना आता है तो काली घटा छा जाती है ना, काली घटा का घमंड घटा। घमंड घटा मीन्स घमंड कम होना। तो घटा शब्द आया है 2 बार, लेकिन दोनों बार उसके अर्थ हैं अलग, इसलिए होता है वो यमक अलंकार। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है, परंतु जितनी भी बार एक ही शब्द आता है उसके उतनी ही बार अलग अर्थ होंगे, तब वहां यमक अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार में जिन काव्यों में शब्द तो एक ही बार आता है परंतु फिर भी उसके अर्थ अलग होते हैं। यस, जैसे देखो श्लेष अलंकार, जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, या मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, या फिर पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन, सुबरन एक शब्द है, ठीक है, आया है वो एक ही बार, लेकिन इसको 3 अर्थों में इसका प्रयोग हुआ है। सुवर्ण, कवि, कवि के लिए सुवर्ण मीन्स सुवर्ण मतलब अच्छे अक्षर, ठीक है, कवि के लिए हैं ये अच्छे अक्षर। इसका अर्थ है, सुवर्ण का अर्थ है अच्छे अक्षर। किसके लिए? कवि के लिए। कवि व्यभिचारी, व्यभिचार मीन्स ऐसा व्यक्ति जो हमेशा जिसके मन में गलत भाव हो, तो उसके लिए सुंदर नारी, मतलब वो सिर्फ यही देखेगा कि कितनी सुंदर नारी है, कितना अच्छा वर्ण है इसका, है ना, कितना अच्छा इसका शरीर है। तो कवि व्यभिचारी के लिए सुंदर नारी हो जाएगी यहाँ, व्यभिचारी, ठीक है। और चोर, कवि व्यभिचारी और चोर, चोर के लिए हो जाएगा यहाँ पर सुवर्ण का अर्थ सोना, अच्छे अक्षर, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर रही हूं।
कवि के लिए अच्छे अक्षर, सुवर्ण का मतलब, ठीक है, कवि के लिए, ओके, अक्षर और शब्द सिर्फ एक ही है, सुवर्ण। कवि के लिए अच्छे अक्षर और सुंदर स्त्री हो जाएगी व्यभिचारी के लिए, व्यभिचारी, ठीक है, और सोना हो जाएगा चोर के लिए। तो शब्द यहां एक ही है लेकिन उसके अर्थ तीन है। तो एक काव्य में मतलब जिन काव्यों में एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों वहां पर होता है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा भरे भौन में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। चलते हैं आगे। किसका हियो, किसके हिये की बात कर सकता है, बताइए। संदेश वाहक का हृदय नायिका के हृदय की बात कह सकता है, नायिका का हृदय नायक के हृदय की बात कह सकता है, नायक का हृदय नायिका के हृदय की बात कह सकता है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ध्यान से सुन लीजिए कि किसके हियो, किसके हिये की बात कह सकता है। किसका हिय मतलब किसका हृदय किसके हृदय की बात कह सकता है। क्या संदेश वाहक का हृदय नायिका के हृदय की बात कह सकता है, संदेश वाहक जो मैसेंजर होता है, नहीं, ठीक है। नायिका का हृदय नायक के हृदय की बात कह सकता है, नायिका का हृदय नायक के हृदय की बात कह सकता है क्या, या फिर नायक का हृदय नायिका के हृदय की बात कह सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। कविता मतलब दोहे के अकॉर्डिंग हमें बताना है, दोहे के अनुसार। कौन सा लग रहा है, दूसरा या तीसरा, ख या गा, दोनों में से कोई तो है लेकिन कौन सा है। दोहे के अनुसार नायक का हृदय नायिका के हृदय की बात समझ सकता है या कह सकता है, ठीक है। चलो आगे चले। संदेश कागज पर लिखने में क्या बाधा है, क्यों नायिका सोच रही है कि मैं संदेश ना लिखूं, कागज पर नहीं लिखना है उसे को, क्यों, नायिका के पास कागज नहीं है इसलिए या नायिका को लिखना नहीं आता, ये भी कारण है, या फिर कागज पर संदेश लिखने से सब लोग जान जाएंगे कि उसके मन में क्या है, या फिर नायिका के पास कलम नहीं है। कौन सा लग रहा है आपको, कागज नहीं था, कलम नहीं था, लिखना नहीं आता था, या फिर सब लोग जान जाएंगे कि नायिका के मन में क्या है। यस, बिल्कुल तीसरा मतलब गा, वेरी नाइस। अगला, कवि किन आडंबरों की बात कर रहा है, पर्वत पर जाकर तप करने की, पीले वस्त्र पहनने की, कीर्तन करने की, माला जपना तथा राम नाम के छाप वाले वस्त्र पहनने की। किस तरह के आडंबरों की बात कर रहा था, पर्वत पर जाकर तप करने की, पीले वस्त्र पहनने की, कीर्तन करने की, या फिर माला जपना तथा राम नाम के छाप तिलक के साथ राम नाम के लिखे हुए शब्द कपड़ों को पहनने की, दोहे के अनुसार। चौथा, ओके, चलो देखते हैं, वेरी नाइस, ठीक है। अगला, सखियों ने श्री कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई, शैतानी करने के लिए, बतरस में रुचि के लिए, प्रेम जताने के लिए, या बांसुरी के लिए। क्या करना चाहती थी वो, उनसे बात करना चाहती थी, या शैतानी करना चाहती थी, या फिर प्रेम जताना चाहती थी कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, या फिर उन्हें बांसुरी चाहिए थी इसलिए छुपा ली। क्या लगता है आपको, बतरस में रुचि के लिए, बतरस मीन्स बात का रस, वे चाहती थी कि वे उनसे बात करें और उनकी बातों में उन्हें रस अर्थात प्रेम झलकता था, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण की मुरली छुपा ली, ठीक है। अगला, जंगल में हिंसक जानवर और अहिंसक जानवरों के एक साथ रहने का क्या कारण था, शेर, हिरण, सांप, उल्लू, सारे के सारे पशु एक साथ बैठे हैं, वो भी शांतिपूर्वक। ये कैसे संभव हुआ, क्या कारण था, बैर भाव का त्याग कर दिया था उन्होंने, कोई शत्रुता नहीं थी, अब उनके मन में बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे वो, या फिर तपोवन का प्रभाव था, या फिर भीषण गर्मी से जीवन रक्षा की चिंता थी, या फिर परस्पर समझौता होने का दिखावा कर रहे थे। मोगली सीरियल याद कीजिए, है ना, ऐसा कुछ होता था ना, मोगली में सबके सब जाते थे फिर एक साथ बिल्कुल बैठ जाते थे। तो अब यहाँ मोगली वाला तो दृश्य है नहीं, यहाँ तो वास्तविकता की बात की है कवि बिहारी जी ने। तो अब बताइए कि सब के सब एक साथ कैसे हैं, क्यों, बैर भाव का त्याग कर दिया, कभी नहीं कर सकते, ठीक है। तपोबल का प्रभाव है, क्योंकि जो उनके भूमि है उसका प्रभाव है, जो तपोवन हो रहा है उसका प्रभाव है। भीषण गर्मी से जीवन रक्षा की चिंता है, या फिर परस्पर होने का मतलब एक साथ होने का दिखावा कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, खा या गा, क्योंकि बैर भाव का त्याग तो कर नहीं सकते हैं और ये दिखावा भी नहीं कर रहे हैं। तो बताइए जल्दी से, खा और गा में गा, क्योंकि जीवन रक्षा की चिंता थी, प्यास मतलब पानी की एक एक बूंद के लिए इस कदर तरस रहे थे,
तो फिर कहाँ से किसी से शत्रुता निभाने की शक्ति आती। इसलिए सारे आराम से एक साथ ऐसे बैठे हैं जैसे तपस्वी तपस्या में लीन हो। ठीक है, दीर्घ दाग का क्या अर्थ है? ग्रीष्म ऋतु, प्रचंड गर्मी, दीर्घ गर्मी या लंबी धूप। धूप लंबी होती है मुझे नहीं पता। कौन सा? दीर्घ दाग का अर्थ क्या है? क्या ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है यहाँ पर इसके माध्यम से, प्रचंड गर्मी का किया है, या फिर दीर्घ गर्मी होती है, या फिर लंबी गर्मी होती है? क्या लग रहा है आपको? गा का खा गा घा, कैसी गर्मी थी जेठ के महीने में या मई और जून के महीने में? दीर्घ, खतरनाक वाली। ठीक है, चलिए, आशा करती हूँ आपने ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो किए हैं वो आपको परीक्षाओं में बहुत अधिक हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि इनमें हमारा जो मस्तिष्क है ना वो चौकन्ना हो जाता है। बड़े अच्छे से हम सोच पाते हैं कि क्या होगा, और इस तरह से हम सही उत्तर तक पहुंच पाते हैं। तो अब पाठ से, चाहे बीच में से या अंदर से, एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑलरेडी वी हैव डन, ठीक है, लेकिन यदि पाठ के बीच में से भी कोई हमें प्रश्न दे दे तो अब हम यस नाउ वी कैन राइट, कि कोई भी किसी तरह का प्रश्न दे दे। ठीक है, समझ में आया? बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं यहाँ आज आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। सही सुना आपने, कि हम मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए हमेशा फ्री वीडियोस दिखाएगा और उपलब्ध करवाएगा। कभी हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आपको अब तो सब्सक्रिप्शन लेना होगा और कुछ धनराशि देनी होगी, कभी नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ। ना केवल यहाँ आपके लिए विषय संबंधी वीडियोस ही दिखाई देंगे, बल्कि आप घर बैठे या जहाँ भी आप हों, क्योंकि अब तो आप बड़े मतलब एडवांस्ड बच्चे हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, मोबाइल, लैपटॉप, एवरीथिंग इज इन योर हैंड। ठीक है, तो यहाँ पर ना केवल हम आपके विषय से संबंधित वीडियोस ही दिखाते हैं, बल्कि आपके लिए स्पोकन इंग्लिश बहुत ही बढ़िया, कि आप घर बैठे बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, सीए और नीट, यूपीएससी, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी, क्या चाहिए आपको, बैंक, इंश्योरेंस, एसएससी, सारे जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके वीडियोस मिलते हैं यहाँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल सही सुना, कोई आपसे कभी नहीं कहने वाले हम कि बस 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 अब तो आपको कुछ देना पड़ेगा, नहीं, बस आप हमारे साथ बने रहिए। अब जैसे आपकी क्लास 10th की यदि हम बात करें तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में भी आपको आपकी क्लास के वीडियोस उपलब्ध हैं, और सीबीएसई हिंदी मीडियम में भी। ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। मान लीजिए आप सीबीएसई हिंदी मीडियम में अपने क्लास के वीडियोस देखना चाहते हैं, बड़ा अच्छा ऑप्शन है। तो हिंदी हमेशा हिंदी में रहेगी, हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश तो इंग्लिश में ही रहेगी। लेकिन जो बाकी के विषय हैं जैसे गणित है ना, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, ये आपको हिंदी मीडियम में मिलेंगे यहाँ। सही सुना आपने, कि आप गणित भी हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं, सामाजिक विज्ञान भी और विज्ञान भी। ठीक है, ये सब आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, जैसे अभी आप चाहें। ओके, हिंदी पढ़ना चाहते हैं आप, तो हिंदी पढ़ने के लिए आप क्लिक कर दीजिए हिंदी पर, और हिंदी पर जब आप जाएंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, हर एक चैप्टर को, क्वेश्चन आंसर्स को, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को, बहुविकल्पीय प्रश्नों को बहुत अच्छे से कैटेगराइज्ड करके रखा है कि आप जो भी क्लिक करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। पाठ्यक्रम भी है, पाठ्यक्रम को समझेंगे तो आपको साल भर पढ़ाई में आसानी होगी। पाठ्यक्रम के लिए आप पाठ्यक्रम पर क्लिक कर दीजिए। पाठ्यक्रम पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी लाली मैडम आपके लिए बहुत अच्छे से पाठ्यक्रम समझाने वाली है इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपकी पाठ्य पुस्तक कौन कौन सी हैं। जी हाँ, कोर्स ए में आपकी क्षितिज और कृतिका है, कोर्स बी में आपकी स्पर्श और संचयन है। 9th क्लास में आपने क्षितिज और कृतिका भाग 1 पढ़ा था, अब भाग 2 पढ़ेंगे, सेम पुस्तक है। ठीक उसी तरह से कोर्स बी की हम बात करें तो स्पर्श और संचयन आपने 9th में भाग 1, 10th में 2। ठीक है, इनमें कितने चैप्टर्स हैं, कौन इनके राइटर हैं, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, बस आप वीडियो को देख लीजिए। जब आप वीडियो देख लेंगे तो मैं ये तो बिल्कुल प्रॉमिस करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।